उपहारों की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से यहाँ आई है। जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, कृपया आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस पावन कार्यक्रम को शुरुआत दें और जंग आजादी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूरमा कहिए जिन्होंने जंग आजादी में बहुत योगदान दिया, लाला लाजपत राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हम सबके श्रद्धा के सुमन, हम सबकी कृतज्ञता प्रकट करें। शुभम करोति कल्याणम, इस संकल्प के साथ शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये प्रकाश पुंज मनसा वाचा कर्मणा जहां जहां भी जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। इनके साथ पुष्पांजलि आजादी के उस महान योद्धा को जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए, पंजाब केसरी के नाम से जिनको आप और हम बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आर्य समाज के बहुत अच्छे प्रवर्तक लाला हंसराज जी के साथ उन्होंने आर्य समाज का झंडा ऊंचा किया। साइमन कमीशन गो बैक के माध्यम से जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। मैं कार्यक्रम को विधिवत स्वरूप प्रदान करते हुए आग्रह करूंगा इस पावन पुनीत प्रांगण में एक मुख्य सेवक के रूप में जो हम सबकी सेवा करते हैं कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में, जिनका योगदान मान्यवर प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार जी, वाइस चांसलर महोदय, मेरी आपसे विनती है आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से पुष्पगुच्छ, शॉल और आज का ये आयोजन का स्मृति चिन्ह स्वरूप लाला लाजपत राय जी की चित्र भेंट करने का कष्ट करें। हम सब की तरफ से स्वागत किए भाव आप भी अपनी जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से शामिल कर सकते हैं अपने आप को। तालियां बजाते रहिएगा, आज का मौसम भी इस प्रकार का, जितनी ज्यादा तालियां बजाओगे आपको सर्दी उतनी कम लगेगी। यह अंग वस्त्र हम सब की तरफ से सम्मान सूचक अपने कृतज्ञता के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम रख रहे हैं। और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी का ये चित्र, जिनके नाम से ये पावन विश्वविद्यालय मैं आग्रह करूंगा मान्यवर वीसी साहब से कृपया आप हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का और अन्य सभी का स्वागत करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए आप भी बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय एवं प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। विशिष्ट अतिथि माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री हरियाणा। माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री हरियाणा। माननीय श्री विजेंद्र सिंह जी, लोकसभा सांसद हरियाणा। राज्यसभा के जिला प्रशासन व लुहास के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि व उपस्थित प्रबुद्ध जन समूह व हमारे प्रिय छात्र, मैं आप सभी का लुहास की तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमें अपने सम्मानित मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज इस पावन अवसर पर 27 नवंबर 2016 का वह दिन याद करना चाहता हूं जब आप ही के कर कमलों से लुहास के नए कैंपस की आधारशिला रखी गई थी। लुहास विश्वविद्यालय 1 दिसंबर 2010 को बना। जमीन के आवंटन से लेकर आज तक लुहास के नए परिसर के निर्माण की यात्रा में आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहा। आपका दूरदर्शी नेतृत्व लुहास की सकारात्मक परिवर्तनकारी यात्रा की आधारशिला रहा है, जिससे ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिला जहां अनुसंधान और विकास पनपे। आपके नेतृत्व में हरियाणा ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से पशुपालन के द्वारा पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए आपने पशुधन संरक्षण, रोग नियंत्रण, रोगों का उन्नत विधि से निदान और उपचार तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया और उसे सीधे पशुपालकों तक घर तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपकी उपस्थिति से लुहास के हर शिक्षक, हर कर्मचारी, हर छात्र का मनोबल ऊंचा हो गया है। आज का यह दिन आने वाले भविष्य में लुहास के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा एक यादगार दिन होगा और हमेशा याद किया जाएगा। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से आभार करते हैं। मैं माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी गहन रुचि एवं विशेषज्ञता से इस क्षेत्र को एक दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया। एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका हमारे विश्वविद्यालय में विशेष रूप से ईटीटी आईवीएफ की प्रगति और उपलब्धियों से स्पष्ट है। आपसे हमें जो समर्थन और प्रोत्साहन मिला है वह अनुसंधान और शैक्षिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। आज हम सबके बीच हमारे हरियाणा के माननीय शहरी निकाय, स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी ने लुहास के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक लुहास के हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं लुहास की तरफ से माननीय सांसद श्री बृजेंद्र सिंह जी का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। लुहास की तरफ से हिसार जिला के माननीय विधायकगण श्री जोगीराम सिहाग जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लुहास के सभी सम्मानित अधिकारियों, विभाग अध्यक्षों, संकाय सदस्यों और गैर शिक्षक स्टाफ का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका समर्पण ही हमारे विश्वविद्यालय की ताकत है। मैं माननीय लोकसभा सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी का भी हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिसार प्रशासन का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर उपायुक्त हिसार श्री उत्तम सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हांडा जी, एडीसी श्री नीरज जी और बाकी सभी अधिकारियों का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे छात्र इस संस्थान की धड़कन है। आपकी उपस्थिति इस सभा में ऊर्जा का संचार करती है। सीखने के प्रति आपका उत्साह और प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित करती है। प्रेस, मीडिया और आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रबुद्ध एवं सम्मानित व्यक्तियों का मैं स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय लुहास का निर्माण कार्य 2 फेजेज में चल रहा है। फेज 1 में प्रशासनिक भवन तथा कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन रहे हैं तथा इसका टोटल बजट 140 करोड़ रुपए है। इसमें प्रशासनिक भवन का उद्घाटन अभी आपके कर कमलों से होना है तथा कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। फेज 2 का टोटल सैंक्शन बजट 638 करोड़ रुपए है तथा इसमें 19 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया है तथा 6 प्रोजेक्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स को हम जल्द ही शुरू करेंगे ताकि समय सीमा में बजट को खर्च किया जा सके।
हिसार के अलावा हरियाणा में विभिन्न जगहों पर हमारे 9 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से 5 प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तथा बाकी सभी प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही हम काम शुरू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, विश्वविद्यालय का लक्ष्य पशुपालन, पशु विज्ञान, डेयरी विज्ञान, मत्स्य विज्ञान और संबंध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है। हमारा ध्यान इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान को आगे बढ़ाने, पशुधन मालिकों को विशेष ज्ञान प्रदान करने, पशुधन और पशुधन उत्पादों के लिए मार्केटिंग की रणनीतियों का अध्ययन करने पर है। पशुधन नस्लों का संरक्षण हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि हम एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, हमारी राष्ट्र अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है। पशुधन न केवल पारिवारिक आय का पूरक है बल्कि लाभकारी रोजगार भी पैदा करता है। आज की परिस्थितियों में पशुपालन ग्रामीण और भूमिहीन किसानों की आजीविका का एक विशेष स्रोत है। आज हमें इस क्षेत्र की क्षमता और कृषि में इसके उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और स्वीकारने की जरूरत है। हमें वैश्विक बाजार के अवसरों का दोहन करने की दिशा में काम करना है और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन व दूरगामी नेतृत्व के अंतर्गत हरियाणा ने सबसे पहले अपने सार्थक प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में पिछले वर्ष यह विश्वविद्यालय भी तंजानिया ट्रेड एक्सपो का हिस्सा रहा। पशुधन संरक्षण और आनुवंशिकी सुधार के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाना सर्वोपरि है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके तथा माननीय श्री जेपी दलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने सेक्स सीमन तकनीक और ईटीटी आईवीएफ की तकनीक को अपनाकर किसानों की आय को बढ़ाने में एक सार्थक कदम बढ़ाया है। हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उठाना है। अंत में मैं लुआस विश्वविद्यालय, हरियाणा प्रदेश तथा भारत देश के उज्जवल भविष्य की मनोकामना के साथ आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद मान्यवर वाइस चांसलर महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत किया है और इस आज के आयोजन पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। आप सबकी सुखद जानकारी के लिए अब हम पूरे प्रदेश में लाइव जुड़ चुके हैं। जीवन प्रसारण पूरे प्रदेश में यहां से शुरू हो चुका है। तो मेरी आपसे विनती कि समय समय पर जब भी आपको अवसर मिले आप करतल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम को और भी बुलंदियों तक लेके जाएं ताकि पूरे प्रदेश में इस बात का ये संदेश जाए कि बहुत ही भव्य ढंग से ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। फिर वही विनती, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के लिए आज का विशेष दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आकर के यहाँ पर पधारे हैं, बहुत सारे निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया है और जो तकनीक है यहाँ की एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, उसकी लेबोरेटरी को खुद देखा है और जो बच्चे पैदा हुए हैं गौओं से साहिवाल नस्ल के, वो भी खुद देखे हैं। हर वक्त मुख्यमंत्री जी का यही ध्यान रहता है कि किस तरह से किसान की आमदनी बढ़े, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है वो पूरा हो। इस नेक काम में सदैव लगे रहते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेरे साथी मंत्री कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी, वर्मा साहब जो इसके विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, सारे वैज्ञानिक साहिबान, छायाकार पत्रकार साथियों और मेरे प्रदेशवासियों, हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और किसान की आमदनी बढ़ाने की जब बात आती है तो पशुपालन का उसमें विशेष योगदान है, क्योंकि जितना जल्दी पशुपालन के दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाए, प्रति पशु की, गाय की, भैंस की, उसकी दूध की मात्रा बढ़ा दे तो किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि
हरियाणा दूध उत्पादन में, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में पहले दूसरे स्थान पर हमेशा रहता है, लेकिन ये काफी नहीं है। पिछले दिनों हम ब्राजील गए, वहां देखा कि हमारे गुजरात की गिर गाय यहाँ से डोनेट की थी वहां के गुजरात के राजा ने, उससे वहां हमारी बिल्कुल ओरिजिनल गाय का दूध उत्पादन 35 लीटर है, और उससे क्रॉस करके जो गिरलैंडो बनाई उसका 65 लीटर है। और वहां पर प्राइवेट लोग हजारों की संख्या में 700, 800, 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो एआई का सेक्सको सीमेंट के द्वारा या ईटीटी के द्वारा एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तभी से हमने शुरू किया हमारे विश्वविद्यालय ने कि भाई हमारे यहाँ भी ईटीटी के माध्यम से हमारे पशुओं की नस्ल को कैसे सुधारा जाए। और मैं बधाई देता हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब को, यहाँ के वैज्ञानिकों को, इन्होंने ये काम शुरू किया है। लेकिन इस काम को हमने बहुत तेज गति से करना है, गौशालाओं के माध्यम से या प्रगतिशील किसानों के माध्यम से। जो एक गाय से, एक भैंस से एक साल में एक बच्चा होता है, इस तकनीक से उससे 20 गुना ज्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं, सरोगेट मदर कोई भी हो, और उसी के माध्यम से हम जो है किसानों को एक उत्पादक पशु दे करके उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हरियाणा सरकार का मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। गौशालाओं के लिए विशेष योगदान है, 10 गुना ज्यादा बजट बढ़ाया है। हमेशा लगे रहते हैं कि कोई भी सड़क पर बेसहारा पशु ना हो, सब पशुओं की टैगिंग हो, सबकी देखभाल हो, मान सम्मान हो। हमारे प्राचीन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गऊ को माता का रूप दिया जाता है, और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं लग करके इस काम में लगी हुई हैं। हरियाणा के अंदर सबसे पहले हमने एक सिंगल वैक्सीन बनाई, एफएमडी की, मुंह खुरगल घोटी बीमारी की इकट्ठी थी। वो वैक्सीन हमारे यहाँ कामयाब हुई, और एक तरह से मोटा मोटा हमने मुंह खुरगल घोटी की बीमारी से प्रदेश को मुक्त करवा दिया। और हमारी वैक्सीन को आज सारे देश के अंदर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, और हरियाणा के मॉडल को फॉलो किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि जो किसानों को केसीसी मिलती है, बगैर जमीन के छोटे किसान भी है, गरीब भाई हैं, उनको 1,60,000 रुपए तक की पूंजी दी जाए। उसमें हालांकि बैंकों ने काफी सहयोग नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश होने से लगभग 1500 करोड़ रुपए हम छोटे किसानों को 4% ब्याज पे पैसा दिलवा चुके हैं। इससे भी किसानों को जो है कि साहूकार के उससे चंगुल से छुटकारा मिला है। हमारे यहाँ पशुओं का बीमा योजना लेके आए। देश में सबसे ज्यादा बीमा करने वाला प्रदेश जो है वो हरियाणा है। 100 रुपए में हम पशु का बीमा करते हैं। 60 करोड़ रुपए की राशि हम पशुओं को, बीमित की पशुओं को, किसानों को बंटवा चुके हैं। हर साल हम मेला लगाते हैं। बहुत प्रगतिशील जो है पशुपालक है, इस साल भी हम फरवरी के दूसरे सप्ताह में मेला लगाएंगे। लाखों रुपए के इनाम देते हैं। बेस्ट से बेस्ट जो भैंस है, गाय है, या और घोड़ा है, कोई भी बकरी है, भेड़ है, वो लेकर के उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो किसान भाई भाग लेते हैं, किसानों के मनोरंजन के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसका मकसद यही है कि जो किसानों ने उपलब्धि हासिल की है, जो प्रगतिशील फार्मर हैं, जो प्रगतिशील पशुपालक है, उनकी विधियों को आम किसान सीखे, उससे अपने घर में भी वो अपना आमदनी बढ़ाए। तो इस तरह की योजनाएं लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन सबसे बड़ा अच्छा कारोबार है। भेड़ बकरी पालें, उसकी योजना है। गाय पालें, उसकी योजना है। गाय के लिए चारा बनाएं, 1 करोड़ रुपए तक की उसकी योजना है। केंद्र सरकार तरह तरह की सब्सिडी देती है। मैं समझता हूं कि गांव में रोजगार देने का पशुपालन से बढ़िया कोई कारोबार नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक सांझी डेयरी के नाम से भी कोई योजना चलाई है, वो खुद बताएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि गांव में रहने वाला प्रत्येक आदमी, चाहे वो जमीन वाला हो, चाहे बगैर जमीन वाला हो, चाहे छोटा काश्तकार हो, हर आदमी सम्मान की जिंदगी जिए। हर आदमी समझे कि ये सरकार उसकी सरकार है। हर आदमी समझे कि सरकार उसके लिए योजनाएं बना रही है। तो इस तरह से करके हर कदम मुख्यमंत्री जी ये सोचते रहते हैं कि किस तरह मैं अपने हरियाणा को आगे बढ़ाऊं, किस तरह पर हर जो वर्ग है उसको आगे उठाऊं।
और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर तेज गति से प्रगति हो रही है। चाहे वो दूध उत्पादन हो, उसमें खूब तेज गति से काम चल रहा है। मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ है, भाव हम सबसे ज्यादा देते हैं, फसलें हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, किसान हित में नई नई योजनाएं लेके आते हैं और हमारी सरकार किसानों को समर्पित है, किसानों के लिए काम करती है। और इस विश्वविद्यालय की वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे, जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बच्चे देश दुनिया के अंदर कहीं भी हम जाते हैं वहां भारत का नाम ऊंचा करते हैं। आने वाले यहाँ के जो वेट है, यहाँ के जो डॉक्टर पीएचडी रिसर्च करके हरियाणा का और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर यहाँ के सारे स्टाफ को, यहाँ के सारे टीचर्स को, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को और सारे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। और कल एक जो त्योहार बना है, नई दिवाली आई है, उसकी भी एक बार सबको बधाई देता हूँ। जय राम जी की। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जयप्रकाश दलाल जी। और अब जैसे कि आपने बताया कि परसों के बाद अब मायूसी का कोई कारण है नहीं। वैसे भी हरियाणा प्रदेश में जो समृद्धि की बयार चल रही थी, लेकिन उसमें और इजाफा परसों अयोध्या के माध्यम से हुआ है, तो कोई चिंता का विषय नहीं। आप तालियां बजाते रहिएगा और इस कार्यक्रम को महबूदी देते रहिएगा। और आपके सामने आज के प्रोजेक्ट के जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी देने के लिए एक फिल्म आपके समक्ष आ रही है, जो आपको ये बताएगी कि किस प्रकार से हरियाणा एक हरियाणवी एक के माध्यम से हरियाणा ने हासिल किए हैं ये योजनाएं हैं। नए आकाश, लिखी हैं विकास की नई गाथाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई तथा ग्रामीण और शहरी विकास में जोड़े हैं नए अध्याय। इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत और सबका साथ सबका विकास के संकल्प की राह पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा की चौतरफा प्रगति से भारत ही नहीं पूरे विश्व में हरियाणा का नाम हो रहा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को ढांचागत विकास के माध्यम से एक नई पहचान दी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के इस प्रांगण में विश्वविद्यालय के नए कैंपस परिसर में करीब 60 करोड़ की लागत से बने मुख्य प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास व प्रयोगशाला का उद्घाटन कर यूनिवर्सिटी के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रांगण से आज माननीय मुख्यमंत्री अपने शुभ कर कमलों से हरियाणा के विकास को नई उड़ान देते हुए 2024 करोड़ से अधिक राशि की 153 परियोजनाएं राज्य की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। हरियाणा में सड़कों के निर्माण से विकास के पहिए की गति और तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री फतेहाबाद में 185 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। पानीपत में 87 करोड़ की लागत से निर्मित एसटीपी को भी आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। रेवाड़ी में 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिजों के निर्माण से ट्रैफिक की समस्या से मिलेगा छुटकारा। इसके लिए आज 86 करोड़ की लागत से बनने वाले आरओबी की नींव रखी जा रही है। हर सड़क को हाईवे से जोड़ने की दिशा में कदम उठाते हुए 76 करोड़ की लागत से पानीपत सनोली रोड की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। सीवेज सुविधा का विस्तार करते हुए सोनीपत में 62 करोड़ रुपए की परियोजना के उद्घाटन के साथ ही साथ सोनीपत में ही 10 गांवों में पीने के पानी की हुई आसानी। इसके लिए लगभग 58 करोड़ की परियोजनाओं को राज्य की जनता को समर्पित किया जा रहा है।
लगभग 60 करोड़ की लागत से जींद में टीचिंग ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास व फतेहाबाद में कैनाल आधारित वाटर वर्क्स के लिए 55 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। लगभग 55 करोड़ की लागत से पंचगांव से फरूख नगर वाया जमालपुर सड़क को चौड़ा करने और पुनः निर्माण के कार्य की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। इन 10 मुख्य परियोजनाओं पर लगभग 784 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क और रोड ओवर ब्रिजों के कारण आज हरियाणा में आवाजाही आसान हो गई है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़ी लगभग 309 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जा रहा है। गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद और यमुनानगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला आज माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। साथ ही 88 करोड़ की लागत से रेवाड़ी में सड़क के नवीनीकरण कार्य, अंबाला में रोड सुधार तथा लिंक रोड का आज उद्घाटन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्र में लगभग 290 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की कई योजनाएं शामिल हैं। विकास कार्यों में स्वर्ण जयंती पार्क का उद्घाटन शामिल है। बडकल लेक में घाट और एम्फी थिएटर, फरीदाबाद में मल्टी लेवल कार पार्किंग, लेक ट्रीटमेंट और जलापूर्ति से जुड़ी 43 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 16 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। इसके अलावा करनाल में 18 करोड़ से हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन होने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। झज्जर में भी कई अन्य परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जनता को समर्पित कर रहे हैं। गुरुग्राम में छोटी बड़ी लगभग 40 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। ऊर्जा, नियमित बिजली आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए फरीदाबाद में 27 करोड़ से अधिक की लागत वाला 66 केवी के सबस्टेशन का उद्घाटन होने के साथ ही सिरसा में 4, यमुनानगर और पानीपत और हिसार में एक 33 केवी के सबस्टेशन का भी उद्घाटन हो रहा है और 40 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में 66 केवी के सबस्टेशन की नींव रखी जा रही है। इन परियोजनाओं में लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लोकप्रिय अभियानों से हरियाणा के शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं के बढ़ते समर्पण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में नए विद्यालय, झज्जर, फतेहाबाद, पंचकूला और यमुनानगर में स्कूल भवनों और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं हेतु निर्मित भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पलवल में नया विद्यालय और झज्जर के विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की नींव भी रखी जा रही है। लगभग 32 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें फरीदाबाद और हिसार में टीचिंग हॉल, लाइब्रेरी आदि के कार्यों की नींव आज रखी जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पंचकूला में 8 करोड़ की लागत वाले नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन भी आज किया जा रहा है। सिंचाई, शिक्षा के अलावा सिंचाई और जल आधारित परियोजनाओं पर भी लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पलवल, रोहतक और जींद में कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक और जींद में परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जा रही है। जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य, 82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से कई परियोजनाएं संपन्न हुई और कुछ का आज आरंभ हो रहा है। हिसार में रॉ वाटर के इंतजाम के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए, फरीदाबाद में 4 करोड़ का कैनाल आधारित वाटर वर्क्स, नूह में बूस्टिंग स्टेशन आदि के कार्यों का उद्घाटन और फतेहाबाद और हिसार में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। जल आपूर्ति के लिए 70 करोड़ रुपए की सौगात, जिसमें फरीदाबाद में जल आपूर्ति और पंचकुला में ब्रिज के निर्माण की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं।
झज्जर और पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। पंचायत एवं विकास। हरियाणा में विकास से जुड़े कार्यों को एक नई ऊंचाई देते हुए 17 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर पंचकुला में फायर स्टेशन, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास, कुरुक्षेत्र और झज्जर में ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन और फतेहाबाद में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करीब 195 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास हिसार, रेवाड़ी, नूह और पानीपत में पशु चिकित्सालयों और अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही है। विकास की इस यात्रा के रंग आज हर ओर खिल रहे हैं। आज 24 जनवरी 2024 को 2024 करोड़ की 153 परियोजनाएं, जिसमें 1338 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 686 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कर कमलों द्वारा विकास का एक और अध्याय लिखा जा रहा है। तो अभी आपने जो आज उपहार, जो सौगात आज की इस भोर में, आज के इस प्रभात काल में हमें मिलने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद और उनके कुशल नेतृत्व में, उसके संक्षेप में आपने यहाँ पर अभी ये फिल्म देखी है। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यहाँ सांकेतिक रूप से 10 परियोजनाओं का आप अपने कर कमलों से, जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अभी सभी अन्य जिलों से भी आग्रह है, कृपया वो भी अपने अपने स्तर पर जो आपने कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं वहां पर अन्य सभी अतिथिगण, आपसे भी विनती है कृपया इस समय आप भी अपने अपने जिलों में उन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर लें, ताकि उसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन मार्गदर्शन के लिए हम लाइव आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले, जैसे अभी आपके सामने बताया गया है, क्योंकि ये स्थानीय विश्वविद्यालय इस प्रांगण का हक बनता है, इसका हमारा भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले इन्हीं की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाए। यहाँ का एक प्रशासनिक भवन और उपकुलपति महोदय का सचिवालय, उसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है 59 करोड़ 10 लाख की लागत से। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया उस परियोजना को लोकार्पण करके, उससे सर इससे ये है सामने ले लिया, तालियां बजाइए आप। 59 करोड़ की लागत यहाँ का सचिवालय। और इसके बाद नंबर आता फतेहाबाद जिले का 3 राज्यों को जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क जो कि पंजाब के बुढलडा से लेकर रतिया, फतेहाबाद, भट्टू और राजस्थान के भादरा तक उसका निर्माण हो रहा है। 185 करोड़ 48 लाख 25 हजार रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, कृपया इस परियोजना का भी आप फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास करने का कष्ट करें। इनके पश्चात नंबर आता है पानीपत जिले का सीवरेज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, वहां की जनता की जो दबाव आ रहा है उसके लिए 87 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन। इनके पश्चात रेवाड़ी में जो 4 लेन का आरओबी बन रहा है, जो कि रेवाड़ी और नारनौल रेलवे लाइन और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन पर यातायात की सुविधा को और भी मजबूत करेगा। उसके लिए आरओबी का निर्माण रेवाड़ी में, उसका फाउंडेशन स्टोन, उनका शिलान्यास। आपकी तालियां रुक गई हैं, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, उपहार हैं ये आपको। पानीपत जिला में इसके बाद पश्चात नंबर है सनौली और पानीपत का जो रोड है उसका कायाकल्प करने का, क्योंकि वहां से बहुत से लोग श्रद्धालु हरिद्वार की साइड में और 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, वो बहुत जरूरी था लोगों के लिए।
और इसके पश्चात नंबर आता सोनीपत जिले का, वहां पर भी सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बरसात के समय पानी की निकासी में कोई दिक्कत नहीं हो, 62 करोड़ की परियोजना का वहां पर ये उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। इनके पश्चात जींद में CRSU जो यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग ब्लॉक के निर्माण का कार्य 60 करोड़ 22 लाख उसका शिलान्यास। इनके पश्चात सोनीपत जिला, वहां पर भी पानी की निकासी के लिए 10 गांवों में जो असुविधा थी उसका निदान करने के लिए 58 करोड़ की लागत से ये योजना है, उस पर कार्य किया गया और उसका आज लोकार्पण हो रहा है। सोनीपत शहर में अमृत योजना के कार्यक्रम के तहत। और इसके पश्चात फतेहाबाद को एक बार फिर तोहफा मिल रहा है, वहां पर वाटर वर्क्स से संबंधित जो योजना दी जा रही है उसका शिलान्यास 35 करोड़ की लागत से वहां के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और इसके पश्चात गुड़गांव में फारूखनगर रोड वाया जमालपुर उसे जिस प्रकार की सुविधा वहां पर मिल रही है 55 करोड़ की लागत से वहां सड़क का निर्माण ताकि यातायात की सुविधाएं हों। धन्यवाद सर। जैसा भी बताया गया 24 की तारीख आज 2024 का सन और ये परियोजनाएं 2024 करोड़, ये आज का अंक 24 हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज 19 जिलों की परियोजनाएं उनका शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है और 3 जो जिले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी, उनमें कोई भी परियोजना लंबित नहीं है, इसलिए उनका आज यहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। तथापि पूरा प्रदेश आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज की प्रभात, आज का ये दिन उन पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य लेकर आया है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की इन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से किया है और वो सौगात दी है जो पूरे प्रदेश के जन जन के लिए बहुत लाभदायक होगी और हरियाणा के तरक्की में, हरियाणा के विकास में नए मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए इन सभी परियोजनाओं को, इन सभी उपहारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करें। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है और उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमेशा ही जनहित ऐसी हैं, जनता की बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाला श्री जोगराम सियाग जी, यहां हमारे जो लुआस यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, उपस्थित सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों,
पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है। उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है, इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। हमने जहां भौतिक विकास है उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हों, इस प्रकार का माहौल 2 दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है। उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। तपोवर्ग के साथ ही ये काम संभव होता है, सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ियों को जिस प्रकार का ये उत्साहपूर्वक एक इस कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा एक उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है, ये हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं पुनः आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम के ऊपर आता हूं, जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी
क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए के उसने में किए थे, और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट, जिनकी कुल राशि 15,091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपनी जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है। भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम जिले की रही है। और राशि के नाते से फरीदाबाद 270 करोड़ रुपए, फतेहाबाद 268 करोड़ रुपए, हिसार 156 करोड़ रुपए। तो उल्लेखनीय जिलों में इनकी जो गिनती है वो सब होती है। हमने इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं भी की हैं, ताकि हमारे जो काम हैं उनकी गति वो लगातार बनी रहे, उस गति में कोई व्यवधान न पड़े। इसके अंदर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक पहलू, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब को जानते हैं उनको समझ में आएगा कि कई बार वर्ष अंत 31 मार्च को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी राशि मंजूर होती है, वो 31 मार्च को बची हुई राशि लैप्स हो जाती रही है। लेकिन 2 वर्ष पहले हम वो राशि लैप्स न हो, एक विशेष व्यवस्था की, जिसको हमने कहा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड। अर्थात जो राशि 31 मार्च को बचती है और किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए उसको रिजर्व किया जाता है, तो बचने के बाद वो लैप्स नहीं होगी, बल्कि एक रिजर्व फंड में चली जाएगी, ताकि अगले वर्ष में उस काम को उसी राशि से कराया जा सके। नए प्रोजेक्ट जो आते हैं उसमें यदि राशि की कोई आवश्यकता पड़ जाए बीच में, उसी फंड में से उसका उपयोग भी कर सकते हैं और आने वाले बजट में उसका अलग से प्रावधान किया जा सकता है। तो इस के माध्यम से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लगातार वो चलते हैं, उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं आती है। पूरे प्रदेश का एक समान विकास 2014 में सत्ता संभालने से पहले ही हमने कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का, किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नूंह जिला हो, सिरसा जिला हो, अथवा पंचकुला जिला हो, फरीदाबाद गुरुग्राम हो, करनाल हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, कोई भी जिला। इन सब जिलों में जहां जितनी आवश्यकता वहां से आई है, वहां की डिमांड्स आई हैं, अथवा डिमांड नहीं भी आती है, तो मैपिंग के आधार पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है हम अपने आप उन कामों को कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां जहां आवश्यकता लगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, हमने बिना किसी की डिमांड के भी ऐसे लगभग 70 कॉलेज पिछले वर्षों में खोले हैं, और उसमें भी महिला शिक्षा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अभी इस बार हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करा करके, और उस कमी को, जहां कहीं कमी है, हालांकि स्पोर्ट्स में हमारा स्थान बहुत अच्छा है, प्रदेश का कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ने के लिए जहां कहीं किसी खेल की ज्यादा आवश्यकता समझें या वहां की रुचि समझते हैं लोगों की, उन स्थानों के ऊपर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को। तो ऐसी जब मैपिंग की गई है, 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है, तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है, इसकी काफी सराहना भी हो रही है, और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे प्रस्यू भी कर रहे हैं। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं।
व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं, भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर्स के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, ये एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है। उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सब की योजना एक साथ बना सकें। आज बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं विपक्ष के लोग करते रहते हैं। 2% से लेकर के और 35% तक आंकड़ा उनका चलता है। जब मन में आए 2% आ गया, जब मन में आए 20% आ गया, मन में आए 35% आ गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि 35% से अब विपक्ष के लोगों ने 9% बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर ये रेगुलर चीजें होती हैं, कोई बढ़ती है, घटती है, शायद गति से बढ़ती है। हमारा अनुमान अब एक एक व्यक्ति का एक सही अनुमान मैं कह सकता हूं, सेल्फ डिक्लेयर्ड, जिन लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, वो लगभग 8.5% बैठता है। अब 8%, 9% का अंतर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 8-9% की बजाय उसको 34% कह देना सिवाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के और कुछ नहीं है। और हम इन सब 8% लोग हैं, इनका एक एक का हिसाब हमारे पास है, किसको कहां आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सकती है। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में, 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। और अब तो हमने जो HKRN का जो पोर्टल अपना बनाया है, ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार चाहिए उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। हम उसमें भी पारदर्शिता बरते हुए हैं कि जिनकी उसमें योग्यता या जो उनकी रैंकिंग, एक अंतर जरूर रखा है इसके अंदर, जो उसमें गरीब परिवार के लोग हैं उनकी रैंकिंग ज्यादा दी गई है परिवार की आय के हिसाब से। दूसरा उसकी बारी आती है उसकी योग्यता। पहली योग्यता ये कि कोई टेम्पररी नौकरी है, कम से कम हर परिवार में जो गरीब परिवार है उसके घर का एक बालक कहीं भी एक 15-17 हजार रुपया महीना भी अगर लेने लग जाएगा तो घर का काम ठीक से चला पाएगा। 1,80,000 वर्ष की इनकम हमने किसी परिवार के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इस बेंचमार्क से ऊपर कितने लोगों को उठाया जा सकता है। तो ये सब सिस्टम हम व्यवस्था परिवर्तन के अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IT के माध्यम से ये कर रहे हैं। और इसमें समाज से भी हमेशा मैंने कहा, इसके अंदर जितना सहयोग समाज की ओर से होगा उतना ही हम और आगे बढ़ेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, अब हम जो कभी भेदभाव रीजनल, क्षेत्रवाद के हिसाब से किया जाता था, पहले एक हाइपर रीजनलिज्म का बोलबाला था, उसको मैंने समाप्त किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास हम कर रहे हैं। हमने इसके नाते से अगर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर हमने 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण, ये 40,000 किलोमीटर का एक आंकड़ा, ये हर जिले के हिसाब से हम देखते हैं
चाहे वो 3 क्रम की हो, 4 क्रम की हो, 5 क्रम की हो, 6 क्रम की हो, चौड़े मार्ग हो, चाहे वो 4 मार्गीय मार्ग करने की बात है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सब मिला करके सड़कों का ये जाल हरियाणा में फैला है। और इसमें 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हुए हैं, 8 इसमें पूरे हो गए हैं, 11-12 पर इसमें काम चल रहा है। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्र के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हर जिला दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से हमारे यहां उद्योगपति अब बेस्ट, जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है, और उस नाते से विदेश की कंपनियां एमएनसीज जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं, और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का। हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो जब हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई हैं। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए, और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास। और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है, रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाएं, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। तो आज के इस अवसर पर कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर जानकारी आपको देनी हो तो मैं इतना ही दे सकता हूं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 72 किलोमीटर लंबा है, उसके कारण से हमारा जो उद्योग है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। हमने जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 506 किलोमीटर लंबा, वो अलग से जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है, और एक वेस्ट और हमारे इस वेस्ट और साउथ को जोड़ता है, इस प्रकार से 2 ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनके बनने से हरियाणा में से दोनों होकर निकलेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारी केएमपी रोड, इसका अपने आप में लाभ हुआ। अब केएमपी के साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, एक ये नया रेलवे का रिंग भी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द, जो पलवल से शुरू होगा कुंडली तक जाएगा, जिसके कारण से दिल्ली के बिना ही हमारे उस दक्षिणी हरियाणा के लोग अथवा पलवल साइड के लोग सीधा चंडीगढ़, अंबाला अथवा पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली टच नहीं करनी पड़ेगी, उस ट्रेन के माध्यम से वो जा सकते हैं। 2 बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, आरआरटीएस जिसको कहते हैं, आरआरटीएस सराय काले खां से करनाल तक एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी, लेकिन उसका एक जो स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा। मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस, वो सराय काले खां से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम, रेवाड़ी जिला, ये जिले और उस एरिया में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। जैसे रेलवे लाइंस हैं, इनके ऊपर ऊपरगामी पुल और अंडर ब्रिज ये भी बड़ी संख्या में बने हैं। और भी रेलवे विभाग की ओर से हमको एक ऑफर है, हरियाणा की जहां रेलवे लाइन का खास करके स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनमें जो फाटक हैं उनकी बजाय जहां अंडरपास की आवश्यकता अंडरपास बनाने के लिए और जहां ओवरब्रिज की आवश्यकता ओवरब्रिज बनाने के लिए छूट मिल गई है। अब अगले समय में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई फाटक आएगा। तो इस नाते से ये बड़ा कार्यक्रम इसको हम पूरा करने वाले हैं। रेलवे फैक्ट्री हमें पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर 161 करोड़ रुपए एकड़ में जो बनाई गई है, वहां नए रेल कोचेज ये इस प्रकार से बनाने का प्रावधान शुरू हो गया है। और ये एकमात्र ऐसी रेल कोच फैक्ट्री होगी जहां आज की जो मेट्रो चलती है उनके लिए नए डिब्बे अब यहां बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसका भी हमको लाभ मिलेगा।
हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले ली जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 टाइम्स। तो हमारे डॉक्टर्स की कमी वो सब उसमें पूरी हो जाएगी। न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभी पंचकुला में आयुर्वेद का एक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जैसा दिल्ली में एलोपैथी का है वैसे आयुर्वेद का पंचकुला के अंदर एक 270 करोड़ रुपए की लागत से उस संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। जहां मैनेजमेंट का विषय है IIM रोहतक सुनारिया में, और इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमरी कुरुक्षेत्र में। ये ऐसे कुछ संस्थान हैं जिन संस्थानों के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम अपना होगा और देश भर के विद्यार्थी यहां आकर के पढ़ेंगे, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किलोड़ सोनीपत हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तो इस प्रकार के सब संस्थान अब ये एक एक करके शेप ले रहे हैं और हम हरियाणा को एक नेशनल और इंटरनेशनल शिक्षा का एक हब ये बनाने जा रहे हैं। अभी तक सोनीपत में हमारे पास राजीव गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकमात्र ऐसे स्थान था जहां विदेश के लोग आकर के पढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन आज चाहे गुरुग्राम है, चाहे पंचकुला है, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, ऐसे सब स्थानों पर विदेशों के विद्यार्थी बहुत बड़ी मांग आ रही है। अफ्रीका के लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कम हैं। अभी तंजानिया की वहां की एम्बेसडर मिल गई थी, महिला एम्बेसडर हैं, वो कहने लगे हमारा तंजानिया की आबादी हरियाणा के लगभग बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हैं और आपके यहाँ 15 आज चल रहे हैं और आगे जब 26 हो जाएंगे हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी और मेडिकल कॉलेज के छात्र आप यहाँ हरियाणा में पढ़ाइए। तो आज देश और दुनिया के साथ भी इन चीजों में आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, बताने कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब डबल इंजन की हमारी सरकार लगातार प्रगति के पथ पर है। हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं वहां सामाजिक क्षेत्र में बदलाव और समाज का जीवन कैसे खुशहाल हो, ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से इन चीजों पर काम कर रहे हैं। और व्यक्ति के परिवार के खुशहाली के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, केवल पैसे से काम नहीं चलता है, बल्कि उसका जीवन सुखी हो, उसके जीवन में हौच-पौच ना हो और उसका जीवन का जो स्तर है ऊंचा हो, बाधाओं से विहीन हो। इन सब बातों की ओर हम ध्यान कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज के इस दिन जितने भी हमने ये प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाओं और योजनाओं के नाते से कुछ चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, इन सब का हमको आने वाले वर्ष में लाभ होगा और हम युग बदल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा परसों के दिन बहुत नेताओं ने जो भाषण दिए उनका कि देखिए अब युग परिवर्तन का ये विषय है। आज 22 जनवरी के उस दिन को युग, नए युग के परिवर्तन का पहला दिन मान करके आगे बढ़ेंगे तो एक आशाओं भरा, एक खुशहाली भरा, एक लोगों में एक ऊर्जा और उत्साह भरा एक नया युग शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी। आपने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से यहाँ पर जो विकास के बयार, विकास के जो यहाँ पर रथ का पहिया जिस तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कोने में जन जन तक पहुंच रहा है, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा की है और बिल्कुल आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि किस प्रकार से कहाँ विकसित
हरियाणा की ओर आगे बढ़ने का हमारा संकल्प है, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जैसा आपने कहा कि सामाजिक चेतना की भी बात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि अब समय है, हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने कदम आगे बढ़ा लिया है, विकसित भारत के लिए संकल्प कर लिया है, तो अहम से छोड़कर हम वयम तक जाएं, ये संदेश आपने दिया है, यह आह्वान दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने अपना कीमती समय दिया है, यहाँ इन उपहारों की बौछार आपने की है। और जिस और अब कार्यक्रम को आगे